Hello students, today we will discuss about chapter number 2 is matter around us pure। नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर नंबर सेकंड है केमिस्ट्री का। इससे पहले जो फर्स्ट लेसन है उसके अंदर हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर की जो स्टेट है उसके बारे में। मैटर किसे बोलते हैं? एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको हम मैटर बोलेंगे। और इस लेसन के अंदर केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम आगे जानेंगे कि मैटर क्या होता है, प्योर होता है या मिक्सर होता है, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस मिक्सर, और मिक्सर को अलग करने की जो टेक्निक्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मेनली यहाँ पर पिछले लेसन में हमने सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में जिक्र किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ पे 2 और स्टेट भी है जिनके बारे में अब नहीं पढ़ना, आगे जब क्लासों में, हायर क्लासों में, वहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ोगे। प्लाज्मा और बेस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आपने पहले पिछले जो लेसन है उसके अंदर जान लिया था। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। जो मैटर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्योर और दूसरे नंबर पे है मिक्सर। प्योर का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से यदि कोई चीज़ बनी हुई है, कोई सब्सटेंस बना हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, प्योर जो भी चीज़ है उसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है जिससे वो बना हुआ है, यदि उसका जो केमिकल नेचर देखें वो भी आपको सेम मिलेगा हर एक पार्टिकल के अंदर, तो उस चीज़ को हम प्योर बोलेंगे। प्योर के अंदर क्या आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे और कंपाउंड्स आएंगे। एलिमेंट्स मतलब जो सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मान लो आप एक आयरन का टुकड़ा लेते हैं तो उसके अंदर कोई भी आप पार्टिकल्स देखोगे तो उसके अंदर आपको आयरन ही दिखेगा। उसके बाद जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं? 2 और मोर एलिमेंट्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें, जैसे हाइड्रोजन, और यदि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल को जोड़ दें, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, दोनों को जोड़कर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। और एक फिक्स रेशो में उसको मिलाया है, तभी तो यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन होगा 1 और ऑक्सीजन वहाँ पे कितना होगा? 8, 1:8 में इसको मिलाकर इसको बनाया जाता है, तो तब एक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये प्योर क्यों है? क्योंकि जब भी हम पानी को लेते हैं, पानी को मतलब प्योर वाटर को कहीं से भी उठा लें तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, उसके अंदर क्या होगा? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हर जगह, हर एक पार्टिकल में इसमें यही चीज़ आपको नज़र आएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लिया, ये भी क्या है? कंपाउंड है। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मॉलिक्यूल की यदि कहीं पर भी बात करें तो वहाँ पर क्या मिलेगा? यही चीज़ मिलेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सेम यहाँ पर केमिकल नेचर आपको देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ क्या है? प्योर है। उसके बाद दूसरी तरफ चीज़ है मिक्सर। मिक्सर का मतलब होता है यदि एक ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के हमें पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, तो मतलब इसके अंदर 2 से 2 मतलब प्योर सब्सटेंस को मिलाकर भी हम क्या बना सकते हैं? मिक्सर बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स क्या है? सेम टाइप के ना हो, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके साथ क्या है? पानी, और उसके साथ क्या मिलेगा आपको? जो मिट्टी के कण वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो क्या चीज़? प्योर नहीं है। अब जो मिल्क है वो भी क्या है बच्चों? मिक्सर है। क्यों है मिल्क? क्योंकि उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, तो मतलब काफ़ी चीज़ों का उसके अंदर ऐड है। तो वो चीज़ क्या है यहाँ पर? उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सर बोलेंगे। और मिक्सर को आगे फर्दर डिवाइड करें तो 2 चीज़ों में ये बंट जाएगा, होमोजीनियस और एक बोलेंगे इसको हिट्रोजीनियस मिक्सर।
होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है दोज मिक्सर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर। मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर शुगर मिला दिया, चीनियों को मिला दिया, तो यहाँ पर आप हर एक पॉइंट पे देखोगे तो वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर वो घुला हुआ आपको मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट मतलब यूनिफॉर्मली आपको वो मिक्स हुआ मिलेगा। तो ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। यदि हम पानी के अंदर सॉल्ट मिला दें, नमक मिला दें, तो उस मिक्सर को भी आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सर बोलोगे। उसके बाद बात करते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सर। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली उसका कंपोजिशन ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, पानी के अंदर क्या मिला दिया? मिट्टी मिला दी, यहाँ पर सैंड के जो पार्टिकल है वो मिला दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे तली के अंदर, इस एरिया के अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो आपको बहुत सारे दिखाई देंगे और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल कम ही दिखाई देंगे। तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली मिला हुआ नहीं है, मिक्स नहीं हुआ है। तो उसको हम हिट्रोजीनियस टाइप के हम मिक्सर को क्या बोलेंगे? हिट्रोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। और यहाँ पे आपको एक परत भी दिखाई देगी, एक विजिबल, आप उसको सेपरेट कर सकते हो कि यहाँ पर इधर मिट्टी है इधर पानी है, तो मतलब अलग अलग उसको जज कर पाओगे हिट्रोजीनियस मिक्सर को। ये भी एक प्रॉपर्टीज उसकी हो सकती होगी। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मिक्स कर दिया दो चीज़ों को, अब उसको यदि हमें अलग करना है तो अलग अलग बच्चों टेक्निक्स है, जैसे इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोविंग, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन। ये बच्चों क्या है, टेक्निक्स है अलग अलग दो चीज़ों को अलग करने की। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। प्योर, प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज ए नो मिक्सिंग इन ए सब्सटेंस, मतलब कुछ भी मिक्स ना हो उसके अंदर। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सर ऑफ सो मैनी सब्सटेंस नॉट ऑफ सिंगल वन, दैट इज वाई दे आर नॉट प्योर। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम दिखाई देगी थ्रू आउट। सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स यदि बना हुआ है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। सब्सटेंस आगे, ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, मतलब उसको अलग नहीं कर पाओगे फिजिकल प्रोसेस से। मान लो मैं यहाँ पर आयरन लेता हूँ, आयरन एक सब्सटेंस है, यदि मैं इसको अलग करने बैठ गया, इसको तोड़ने बैठ गया, तो कोई भी और मैटर उसमें से निकल कर नहीं आएगा, सिर्फ आयरन ही वहाँ पे मिलेगा। एक चीज़ और बात करते हैं, शुगर, मान लो चीनी है। अब चीनी को मैं अलग करने बैठ गया, फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग करने बैठ गया, तो उसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके अंदर से सेपरेट उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर आपको शुगर के ही मॉलिक्यूल पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे, जो काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, एक ही टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर बना है। उसके बाद मिक्सर इट इज सब्सटेंस विच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। बिल्कुल किसी भी प्रोपोर्शन में हम किसी भी रेशियो में उसको मिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 1:8 बनाएंगे तभी मिक्सर बनेगा, वो कंपाउंड के लिए है। मिक्सर के लिए हम मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर पानी लिया, उसके अंदर कितनी भी मिट्टी डाली या चीनी डाली, तो उसमें क्या है, वो एक मिक्सर बन जाएगा। उसमें मतलब कोई रेशियो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इतनी डलेगी और ये चीज़ इतनी डलेगी। फिर यहाँ पर बात करते हैं दो टाइप के मिक्सर की, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। विजिबल बाउंड्री आपको दिखेगी नहीं सेपरेशन की। विजिबल बाउंड्री का मतलब है कि उनको हम अलग अलग नहीं कर पाओगे, कि यदि यहाँ पर मैं पानी के अंदर यदि शुगर डाल दिया तो इसमें पूरे में वो
मिक्स हो जाएगी, आपको कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा, उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी कि ये चीज़ पानी है, इधर पानी है और इधर क्या है, शुगर है, तो वो विजिबल बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जो हिट्रोजीनियस मिक्सर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा कि जो बाउंड्रीज़ है वो आपको दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिट्टी वाला उदाहरण दिया था, उसके अंदर क्या दिखेगा कि यहाँ पे पानी डाला और फिर मिट्टी, तो मिट्टी डालोगे तो नीचे नीचे आपको मिट्टी दिखाई देगी, तो सेपरेशन की जो बाउंड्रीज़ है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद में सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस को यदि हम होमोजीनियस मिक्सर होमोजीनियस की तरह मिला दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दो चीज़ होती है, एक तो सॉल्वेंट हो गया, एक क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। द component of the solution that dissolve the other component is called in it is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent, एक चीज़ होगी वहाँ पर solvent। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया पानी, ले लिया यहाँ पर वाटर ले लिया, तो वाटर क्या है, वाटर के अंदर चीनी डालेंगे, जिसके अंदर डालेंगे वो चीज़ घोलेंगे उसको तो बोलेंगे सोलवेंट, और जो ऊपर से डाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। तो दो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स है, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट क्या होगा, कम मात्रा में होगा, और सोलवेंट क्या है, ज़्यादा मात्रा में होगा। जैसे शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसे क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन वो बन गया, जिसके अंदर शुगर है वो क्या है, सोल्यूट है का काम करेगी, और सोलवेंट वहाँ पे वाटर का काम करेगा। आगे अलग अलग सॉल्यूशन की बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। यहाँ पर इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे इसके अंदर होगा साइज का बहुत ज़्यादा, मतलब जो पार्टिकल्स सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन की बात करें उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो 10⁻⁹ से छोटे होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे। लेकिन कोलाइडल की आप बात करें तो वो उनका जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा, लेकिन सस्पेंशन से वो क्या होगा, कम होगा। साइज ऑफ द पार्टिकल बिगर, सबसे बड़े जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंशन के होंगे, 10⁻⁶ मीटर से बड़ा उनका साइज होगा। यहाँ पर यदि ट्रू सॉल्यूशन की बात करें इसके अंदर जो साइज होगा वो छोटा, उसके बाद कोलाइडल में थोड़ा बड़ा, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो साइज होगा वो होगा सस्पेंशन का। यदि हम साइज का पता कर लें उसके बाद में इनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आसानी से हमें पता लग जाएगी। अब देखो दूसरे नंबर की जो चीज़ है, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। अब इनका जो साइज है वो छोटा है, छोटा साइज होने के कारण हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इनका भी साइज है लगभग छोटा है, तो उनको भी हम क्या है, नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन सस्पेंशन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इनको नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यदि हम साइज ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स को यदि हम जान जाएं तो हम आसानी से उनकी प्रॉपर्टी को लिख पाएंगे। उसके बाद जो बात करते हैं, ये जो ट्रू सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो वो पूरी तरह से आपको कैसा नज़र आएगा, होमोजीनियस नज़र आएगा। मतलब जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल चारों तरफ यूनिफॉर्मली यहाँ पर मिक्स हुए आपको मिलेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, शुगर को यदि हम पानी में डाल दें तो यहाँ पे वो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली आपको दिखेगा। उसके बाद यदि दूसरे वाले की बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो वो आपको नज़र तो आएगा होमोजीनियस जैसा। मान लो जैसे दूध है, मिल्क का एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसके अंदर। मिल्क के अंदर यदि आप सीधा देखोगे तो आपको लगेगा कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है, लेकिन यदि उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो वो आपको कैसा नज़र आएगा, हिट्रोजीनियस। एक्चुअल में वो क्या होता है, हिट्रोजीनियस, लेकिन देखने में प्रतीत होता है कि वो होमोजीनियस है। तीसरे नंबर वाला जो सस्पेंशन है वो हिट्रोजीनियस मिक्सर होता है। जैसे कीचड़ की बात करें हम, या पानी के अंदर ही हमने मिट्टी डाल दी तो वो जो पार्टिकल्स है वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, तो वो यूनिफॉर्मली नहीं होंगे, तो वो हिट्रोजीनियस हो जाएंगे। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल
अब इनका पार्टिकल का साइज छोटा है, बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण उसको हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे। यदि हम फिल्टर पेपर लेंगे तो उसके अंदर से आसानी से वो निकल जाएंगे, दूसरे वाले भी आसानी से निकल जाएंगे। अब तीसरे वालों का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। मान लो मिट्टी के कण हैं, वो किस में आ जाएंगे, फिल्टर पेपर में आ जाएंगे, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाएंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंट। अब जो साइज छोटा है, साइज छोटा है तो वो आसानी से दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो जो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। मान लो मैंने क्या है, चीनी को घोल दिया एक गिलास में, कांचे गिलास में, तो उससे हम आर पार देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है धुंधला। मान लो दूध का जो सॉल्यूशन है उसको हम देखेंगे तो वो कैसा नजर आएगा, काफी धुंधला नजर आएगा। और तीसरे नंबर वाला है मिट्टी। मिट्टी का जो सॉल्यूशन है वो कैसा नजर आएगा आपको, उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे। वो पे क्यों, मतलब वो उसके आर पार देखना मतलब पॉसिबल नहीं है। आगे वाली जो चीज़ है स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि यदि हम मान लो मैंने चीनी को घोल दिया पानी में, तो वो कभी भी तली में जाके नहीं बैठेगी, तो जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी स्टेबल है। दूसरे नंबर वाला भी स्टेबल सॉल्यूशन है, लेकिन तीसरे नंबर वाले जो मिट्टी है वो तली में बैठ जाएगी, तो उसमें वो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, उसको अनस्टेबल बोलेंगे। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब बच्चों होता है कि यदि हम सॉल्यूशन में से लाइट पास करें तो जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो। यदि विजिबल हो रहा है तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, और यदि विजिबल नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है काफ़ी छोटा होता है। यदि हम लाइट इसके अंदर से गुजारेंगे तो ये जो कण हैं वो सोल्यूट के जो पार्टी कण हैं वो उस लाइट को रोक नहीं पाएंगे, लाइट उसके आरों पर मतलब सीधी निकल जाएगी, तो वो क्या है, पाथ विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए जो टिंडल इफेक्ट है वहाँ पर शो नहीं करेगा। दूसरे नंबर वाला जो टिंडल इफेक्ट है उसको शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो मान लो दूध का एक गिलास है उसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे तो वो क्या है, पाथ ऑफ लाइट वहाँ पे विजिबल होगा। तीसरे नंबर वाला है कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसके बाद में जो चीज़ है सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज पर्चमेंट पेपर। मतलब हम सॉल्यूशन को डिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब उसको फिल्टर पेपर्स के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब पार्टिकल का साइज छोटा होने के कारण वो उसके अंदर से गुजर जाएगा या इसके अंदर एंटर कर जाएगा। दूसरे नंबर वाला है मतलब उसका जो साइज है ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है, तो वो फिल्टर पेपर में से तो गुजर जाएगा लेकिन जो पार्चमेंट पेपर है उसमें से नहीं गुजरेगा। तीसरे नंबर वाला तो किसी हालात में भी क्या है, फिल्टर पेपर में से नहीं मतलब डिफ्यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मतलब पास क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो काफ़ी बड़ा है। यदि हमें साइज ऑफ पार्टिकल तीनों का पता है तो हम आसानी से सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हैं। और सिर्फ हमें क्या करना है, साइज ऑफ पार्टिकल पता करना है और हमें एक एग्जाम्पल दिमाग में बिठा लेना है, उसकी हेल्प से हम आसानी से सारे के सारे डिफरेंस लिख पाएंगे। साइज छोटा है तो नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, साइज छोटा है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, साइज छोटा है तो वो फिल्टर पेपर में से भी निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब पता कर पाएंगे। उसके बाद कोलाइड्स की यदि हम बात करें, उसके अंदर जो सोल्यूट है उसको बोलेंगे डिस्पर्जल फेज, सोलवेंट को बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, ये जो डिस्पर्जल फेज है वो कम मात्रा में होगा। तो लिक्विड थोड़ी मात्रा में, गैस ज़्यादा मात्रा में। यदि हम डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है और लिक्विड डिस्पर्जल फेस है तो उसको हम एरोजोल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। मतलब इसके अंदर क्या है, लिक्विड थोड़ी मात्रा में होगा और गैस ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेगी। बहुत सारी गैस है और उसके अंदर थोड़े बहुत लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो उसको हम एरोजोल बोलेंगे। फिर है गैस काफ़ी मात्रा में, उसके अंदर सॉलिड के कण, जैसे आपने धुआं देखा होगा, धुएं के अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स तो है, मतलब गैस है पूरी पूरी,
लेकिन क्या है, इसके बीच में आपको थोड़े बहुत जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद है गैस लिक्विड, मतलब लिक्विड काफ़ी मात्रा में है, गैस मतलब बहुत ही कम है। तो वो हो गया, मान लो शेविंग क्रीम की बात करें तो यहाँ पर जो शेविंग क्रीम है वो लिक्विड टाइप में ही मिलेगी, तो थोड़ी बहुत इसके अंदर आपको गैस के मतलब पार्टिकल्स मतलब गैस टाइप देखने को मिल सकता है। लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्सन, मिल्क हो गया और फेस क्रीम हो गया। फिर बात करते हैं सॉलिड लिक्विड। लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत सॉलिड, जैसे कीचड़ हो गया, सोल बोलेंगे उसको। कीचड़ के अंदर आप क्या देखोगे, सारा का सारा लिक्विड ही मिलेगा आपको, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उसके क्या मिलेंगे आपको, सॉलिड के मिलेंगे। गैस सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस, तो वो हो गया फोम, लेदर बोलते हैं जिसको। तो फोम रबड़ हो गया, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लगभग सारा सॉलिड मिलेगा, लेकिन उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, गैस के पार्टिकल्स थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, तो उसको हम फोम बोलेंगे। काफ़ी सारा सॉलिड और थोड़ा बहुत लिक्विड, तो वो क्या होगा, जेल टाइप दिख बन जाएगा, जेली हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, जेल में आ जाएंगे। सॉलिड सॉलिड का जो है उसको सॉलिड सोल बोलेंगे। कलर जेमस्टोन। गैस, इन गैस को कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, वो क्या होगा, मिक्सर होगा। आगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि हम जो सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज सोल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है वो चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज करना है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मास ऑफ सोल्यूट हो जाए, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो उससे परसेंटेज निकल जाएगी। आगे है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर। अब बात करते हैं कि मिक्सर के अंदर से जो मान लो दो कंपोनेंट है उसको अलग करना है, हमने मिक्सर बना तो दिया, उसको अब अलग करना है, तो हम उस चीज़ में उसकी क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं, वो तो अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग जो मिक्सर है उन पे हम लगाएंगे। पहली है इवेपोरेशन। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर वन कैन इवेपोरेट एंड अदर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या होगा कि एक क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। एंड वाटर, आउट ऑफ वाटर एंड डाई, वाटर इवेपोरेट्स बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड द इन पैट्री डिश। इसके अंदर क्या होता है, इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा, जो वाटर है वो तो एवेपोरेट हो जाएगा, बाकी जो बचेगी वो डाई है उसको अलग कर लेंगे, तो ये चीज़ है इसके अंदर। सेंट्रीफ्यूगेशन, when mixture is rotated very fast then denser particles are forced at the bottom, lighter particles stay above। आपने मतलब जो लैब के अंदर ब्लड वगैरह का टेस्ट होता है उसके अंदर ये ट्यूब होती है, मान लो ट्यूब के अंदर ब्लड का सैंपल डाल दिया जाता है, फिर उस मशीन से बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है इसको। जैसे घुमाएंगे तो जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, उससे थोड़ा मतलब कम डेंस पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर तीसरे नंबर वाले यहाँ पर आ जाएंगे। तो मतलब अलग करने के लिए, कुछ कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इस चीज़ का यूज करते हैं। क्रीम निकालने के लिए मिल्क से, तो भी यहाँ पे इसको यूज करते हैं, जो मतलब अपना डेयरी वगैरह के अंदर भी इस आपने मशीन देखी होगी, उसके अंदर ये फैट लगा निकालने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लगता है। डिफरेंशियल इंट्रैक्शन, इसके अंदर दो टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल का मतलब होता है उसको हम कभी भी आपस में डिजोल्व नहीं कर पाए, मान लो वो मिल गए तो उसको अलग कैसे करेंगे, बहुत चीज़ आसान है ये तो। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कैरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सर हो गया, इसको हमें अलग करना है, तो वाटर नीचे होगा और कैरोसिन ऑयल काफ़ी हल्का है तो ऊपर चलता रहेगा वो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कॉक है, जैसे इसको खोलेंगे तो ये पानी है वो निकल जाएगा, जैसे ही ये कैरोसिन ऑयल यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो ये इसको हम बंद कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पे अलग हो गई। ऑयल फ्रॉम वाटर के लिए इसके अंदर यूज करेंगे। लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्टन आयरन, मोल्टन जो आयरन होता है, पिघला हुआ आयरन, उसके अंदर जो स्लैग पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने में भी इसका काम होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का डायरेक्टली लिक्विड में गैस में चेंज होना। एक चीज़ इसमें यहाँ पर सब्लिमेशन उसका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और नहीं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग करना है, तो ये अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, ये इसका सब्लिमेशन हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बाकी बचेगा सोडियम क्लोराइड वो अलग हो जाएगा।
ऐसे है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो सोडियम क्लोराइड है वो नीचे ही पड़ा रहेगा, तो इससे वो अलग हो जाएगा। क्रेमेटोग्राफी, क्रेमेटोग्राफी होता है कलर्ड कंपोनेंट को अपने को अलग करने के लिए इसका यूज होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई मिक्सर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक पेपर डाल दिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। तो उसमें क्या होता है, जो जितना ज़्यादा मतलब घुलनशील है, तो वो जो कलर है वो क्या है, जल्दी ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो कम घुलनशील है वो जल्दी नहीं घुल रहा है, तो वो कहाँ है, थोड़ा नीचे रहेगा। पहले वाला जो ज़्यादा घुलनशील है वो क्या है, ऊपर चला जाएगा, एकदम से घुल के ऊपर चला जाएगा। बाकी जो बचा होगा वो थोड़ा नीचे रह जाएगा, और जो बिल्कुल ही कम मतलब घुलनशील है वो नीचे रह जाएगा। ऐसे करके हम उसको अलग कर सकते हैं। टू डिफरेंट कलर सेपरेट बिकॉज बाथ कलर आर अब्जॉर्ब एट द डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से वहाँ पे अब्जॉर्बेशन वहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर ये जो ब्लू इंक है, रेड इंक है, वो जल्दी यहाँ पर मतलब ऐड घुल गई होगी, तो वो ऊपर चली गई। नीचे वाली ये कम घुलनशील है, तो उससे क्या है, कलर ऑफ डाई को अलग करने के लिए इस चीज़ का यूज होता है। नेचुरल कलर जैसे क्लोरोफिल है, उसके अंदर भी पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए इस चीज़ का यूज होता है। ब्लड में से ड्रग को सेपरेट करने के लिए भी इस चीज़ का यूज होता है। डोपिंग टेस्ट बोलते हैं जिसको एथलीट करवाते हैं। एथलीट का ये होता है कि मतलब ड्रग वगैरह नहीं ले रखी है, तो यही क्रोमेटोग्राफी से वो चेक करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि एक इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे अलग किए जाते हैं, उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का चेंजिंग होता है, कि एक चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और एक का कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये बर्न किया जाता है इस सॉल्यूशन को। मान लो ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट है वाला है वो तो नीचे पड़ा रहेगा, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी सी ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला वो तो ऐसे मतलब इवेपोरेट होके इधर चला जाएगा इसके अंदर, और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है तो वो कहाँ पड़ा रहेगा, नीचे ही पड़ा रहेगा। तो ऐसे हम इसको अलग कर लेंगे। ये टेक्निक कब लगाई जाती है, जब मेल्टिंग पॉइंट का जो मतलब दो चीज़ें आपस में मिली हुई है और उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी चेंज है, काफ़ी उनके अंदर फ़र्क है, तो उस चीज़ को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन का एक पार्ट और भी होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अंदर ये जो फ्रैक्शनिक कॉलम है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये क्यों लगाया जाता है कि कई बार दोनों का जो मतलब एक पहले इवेपोरेट हो रहा है उसके साथ ही दूसरे वाला इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये मतलब कॉलम डाला जाता है, ताकि वो दूसरे वाला इसके साथ ना जा पाए, वो थोड़ा ठंडा होकर दोबारा से इस चीज़ के अंदर आ जाए, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। एसीटोन हैव लेजर बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल्स एंड मूव टू डिलीवरी ट्यूब। बिल्कुल जो एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो कहाँ चला जाएगा, इवेपोरेट होके इस ट्यूब में चला जाएगा, within which it condense back to liquid with the help of condenser clamp। बिल्कुल यहाँ पे कंडेंसर लगाया जाता है, तो वो क्या कर देगा, इसको ठंडा कर देगा, ठंडा कर देगा, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रैक्शनिंग कॉलम यहाँ पे लगाया जाता है यदि दो से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो ये जो पेट्रोलियम होता है उसको भी हम ऐसे ही अलग करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग के हिसाब से उनको अलग कर लिया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी को में अंदर इसका यूज होता है। क्रूड ऑयल को निकालने के लिए इसके अंदर यूज होता है। फ्री है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के लिए प्योर करना, बिल्कुल प्योर हमें इसमें निकलेगा। टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए मिक्सर बाय फर्स्ट डिजोल्विंग इन ए स्टेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कंपोनेंट। यहाँ पर पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, मान लो वो इम्प्योर है, उसको क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कर देंगे,
और फिर उसको हीट कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा अब लिक्विड में चेंज हो गया। नाउ दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, उस सॉल्यूशन को रात के लिए छोड़ देते हैं। सो ओनली प्योर कॉपर सल्फेट, देखो सुबह आपको क्या दिखने को मिलेगा, जो प्योर कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो ही फॉर्म हो हुए आपको मिलेंगे, बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो वहीं सॉल्यूशन में पड़ी रहेगी। तो उससे क्या होगा, हमें जो चीज़ मिलेगी वो प्योर मिल गई, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल मिल गए वहाँ पे उसको उस वहाँ पर। और सुबह क्या करेंगे, मतलब उस क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है फिल्टर पेपर की मदद से उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। साल्ट फ्रॉम सी वाटर से साल्ट निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रिजर्वोयर लगाया होता है जिसके अंदर इम्प्योर वाटर होता है, फिर उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब होता है इसमें जो पानी में जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे, बाकी को हम लोडिंग टैंक में डाल देंगे, बाकी के पानी को। फिर आगे लगा होता है बच्चों फिल्ट्रेशन टैंक, जिसके अंदर छोटी मोटी जो इम्प्योरिटीज है वो निकाल ली जाती है। फिर उस पानी को क्या किया जाता है, उस पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है, मतलब उसके अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीन क्या है बच्चों, उसके अंदर जितने जम्स वगैरह है ना उसको मार देगी। तो हमारा जो पानी है अब बिल्कुल साफ़ है, और वो कहाँ सप्लाई कर दिया जाएगा, हमारे घरों में। आगे है फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, मतलब बच्चों जो फिजिकल केमिकल एंड फिजिकल, जो केमिकल होगा वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा। मान लो मैंने एक लकड़ी जला दी तो वो लकड़ी अब दोबारा नहीं बनने वाली, वैसी की वैसी, मतलब उसमें से एक बार हीट निकल गई तो सब कुछ, मतलब उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। फिजिकल में वो रिवर्सिबल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्टेट चेंज होगी लगभग। स्टेट का मतलब यहाँ पर यदि मैं पानी को गर्म कर दूँ या पानी को मैंने ठंडा कर दिया, पानी को ठंडा कर दिया तो वो बर्फ़ बन जाएगी, उसका स्टेट चेंज हो गया। अब उस बर्फ़ को यदि मैं गर्म कर रहा हूँ, उसमें हीट दे रहा हूँ, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो वो रिवर्सिबल है वो चीज़। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, उससे क्या होगा, नई चीज़ आपको देखने की मिलेगी। केमिकल चेंज कोई भी है, 10th क्लास में पहला लेसन केमिकल वाला है, उसमें आप डीपली पढ़ोगे तो मतलब जो नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नया प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नया प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। इसमें रिएक्टेंट्स आपको लेने ही पड़ेंगे। रिएक्टेंट का मतलब एक साइड, यदि यहाँ पर क्या है, एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। इसके अंदर हमें केमिकल कोई भी चेंजिंग होती है वहाँ पर हीट निकल सकती है, लाइट भी निकल सकती है और साउंड भी निकल सकती है, मतलब सब कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पर घटित हो सकती है। लेकिन जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन सकता है। आगे बात करें एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरी में डालते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स जो होती हैं वो लस्टर्स होती है, लस्टर का मतलब होता है बच्चों चमकीला, उनके अंदर चमक होती है। जैसे आयरन देख लियो आप, एल्यूमिनियम हो गया, या आप कोई भी मेटल देखोगे तो उसमें एक चीज़ पाओगे कि वो क्या है, उसके अंदर ब्राइटनेस है, उसके अंदर चमक है। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करेंगे वो नॉन लस्टर्स है। जैसे आप बात करो कार्बन, तो कार्बन के अंदर कोई मतलब उसके अंदर आपको चमक देखने को नहीं मिलेगी। आगे मेटलॉइड्स जो चीज़ होती है, मेटलॉइड्स क्या होती है, जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हो, उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। दूसरी यदि हम बिग डिफरेंस की बात करें, मेलिएबल डक्टाइल, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनको पीट पीट कर इनकी चादरें बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब हम तार बना सकते हैं, जैसे कॉपर का जो तार है वो कॉपर एक मेटल है तो हम उसका तार बना सकते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी है, डक्टाइल। लेकिन नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल क्या नहीं है, नॉन मेटल में ऐसी कोई भी मतलब आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। स्नोरस का मतलब होता है कि उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगी। आयरन के, मान लो कोई आयरन का जो टुकड़ा है उसके ऊपर आप टच करोगे
तो थोड़े से मारोगे तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन नॉन मेटल्स ऑक्सीजन फास्फोरस तो इनके ऊपर कोई भी ऐसा असर नहीं पड़ेगा, नॉन सोनोरस है ये। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल आयरन वगैरह में यदि आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो आसानी से पास हो जाएगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है। बैड कंडक्टर्स है, ये सारे क्या है, बैड कंडक्टर है। कौन? नॉन मेटल्स, लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो एक दो एक्सेप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आगे बात करते हैं मिक्सर और कंपाउंड। बच्चों मिक्सर का मतलब होता है सिंपली मिक्स कर देंगे, लेकिन कंपाउंड को हम क्या करेंगे, सब्सटेंस रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर टू मेक ए न्यू सब्सटेंस। बिल्कुल, यदि हम मेरे को पानी बनाना है या कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, या H+O2 H2 प्लस O इक्वल टू H2O, यहाँ पर बना, यहाँ पर ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये एक कंपाउंड कैसे बना, दो रिएक्टेंट्स को मिला के रिएक्ट करते हैं आपस में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तभी एक कंपाउंड बन पाएगा। एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, मतलब हम मिक्सर बनाना है किसी चीज़ का, शुगर को यदि हम पानी में डालेंगे तो किसी भी रेशियो में डाल सकते हैं तो वो मिक्सर तैयार हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड बनाना है तो उनका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में वो होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में मिलेंगे, 1:8 में मिलेंगे, तब एक क्या बनेगा, H2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ए मिक्सर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, बिल्कुल, मतलब जो मिक्सर बनाया गया है वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो मान लो मैंने चीनी का घोल बना लिया, मिक्सर बना लिया पानी और चीनी का, तो उसके अंदर आपको चीनी की थोड़ी मतलब प्रॉपर्टी शो होगी, पानी की भी होगी। लेकिन यदि हम बात करें कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स, मतलब कार्बन बिल्कुल अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है। जो नई चीज़ तैयार होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ना तो कार्बन जैसी वो होगी ना ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी शो होगी, तो बिल्कुल एक अलग चीज़ बनेगी। जो जिस चीज़ से वो बना है तो उसकी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेंगे। मैकेनिकल मेथड से हम उसको सेपरेट कर पाएंगे, लेकिन सिंपल मैकेनिकल मेथड से हम कंपोनेंट को अलग कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम अलग करना चाहे सीधे फिल्टर पेपर से तो वो कभी होगी नहीं, लेकिन हम उसको कंपोनेंट्स को, जो मिक्सर वाले कंपोनेंट उनको आसानी से अलग कर सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब मैंने बता दिया है, फिक्स रेशियो में अकॉर्डिंग टू देयर मास यहाँ पर उनको जोड़ा जाता है, फॉर्म किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास को ना तो ख़त्म किया जा सकता ना उसको क्रिएट किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये था पूरा चैप्टर यहाँ पर।